और ये खासकर होता कब था? जुमे की नमाज के बाद, या विशेष किसी इस्लामिक कोई संत होते थे उनके बर्थडे पर, या ईद जैसे मौके पर विशेष तौर पर। बाकी तो ये एक तरह से अपने ऊपर मुहर लगवाने का काम करते थे धर्मोपदेशकों के द्वारा, समझ रहे हैं? तो चलिए प्रांतीय राजवंश देखते हैं हम लोग। स्मार्ट डायनेस्टी में कितना रह गया इसमें? मुगल में अकबर चल रहा है, अकबर चल रहा है अभी चाहे बहुत कम है ना इतिहास के हिसाब खींच रहे हैं। इतिहास के हिसाब। अब देखिए 2 दिन मिला है हमको स्मार्ट डायनेस्टी, संभव ही नहीं, कम से कम 10 दिन होना। बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं। चलिए जो है समय उसका सदुपयोग करते हैं। तो प्रांतीय राजवंश में हम लोग देखते हैं तो ये आगे से होना कब चाहिए था? सल्तनत काल के बाद ये चैप्टर पढ़ना चाहिए था, हालांकि हम लोग मुगल के बाद उसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा भूमिका बनाइए। प्रांतीय राजवंश में देखिए स्मार्ट डायनेस्टी में हाथ नहीं काम कर रहा क्या? हाँ तो बहुत हल्का लिखवाएंगे। तो देखिए दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार क्या है? कोई दिक्कत है क्या? दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार कब हुआ था? दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में, अभी लिखेंगे 10 मिनट तो बन जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ, ये जान लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ था, शासन काल में हुआ। तो सर्वाधिक विस्तार की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हुआ था, 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में। दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया, दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया, दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई। विघटन की प्रक्रिया दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई तो दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई। कहाँ से? दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई, कहाँ लगाइए? जब मदुरा या मावर, इसको मदुरा को मावर भी कहा जाता था, मदुरा या मावर, जब मदुरा या मावर के तुगलक गवर्नर के तुगलक गवर्नर जलालुद्दीन एहसान शाह ने विद्रोह कर दिया। जलालुद्दीन
एहसान शाह ने जलालुद्दीन अहसान शाह ने जलालुद्दीन एहसान शाह ने विद्रोह कर 1333-34 में तुगलक के विद्रोह कर 1333-34 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्वतंत्र मदुरा सल्तनत की स्थापना की। 33-34 में स्वतंत्र मदुरा सल्तनत की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर लिखाई गई है। जलालुद्दीन एहसान ने विद्रोह कर सन 1333-34 में स्वतंत्र मदुरा सल्तनत की स्थापना की। स्वतंत्र मदुरा सल्तनत की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए विद्रोह 1333 में स्वतंत्र मदुरा सल्तनत की स्थापना की, तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो है जो छोटे छोटे राज्य विकसित हुए और स्वतंत्र होना शुरू हुए तो कहाँ से? दक्षिण भारत। इसी के ठीक बाद लिखिए इसका क्षेत्र क्या है? मदुरा सल्तनत का इस क्षेत्र में दक्षिण भारत देख रहे हैं। दक्षिण भारत में पड़ता है ना मदुरा सल्तनत। अभी ये बीच में दक्कन है, फिर नीचे दक्षिण भारत का मदुरा तमिलनाडु देख रहे हैं। मदुरा से आज भी तो मदुरई है ना। देखिए इसी के ठीक बाद 1336 ईस्वी में हरिहर और गुप्ता बंधुओं ने ऐतिहासिक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसने किया था। हरिहर और गुप्ता बंधु थे। बंधु मतलब भाई। इसी के ठीक बाद 1336 ईस्वी में हरिहर और गुप्ता बंधुओं ने ऐतिहासिक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा भूमिका में लिखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के एक दशक के उपरांत तुगलक अमीराने सादाह ने विद्रोह कर 1346 ईस्वी में दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। 1346 ईस्वी में, लिखते रहिए ना भूल जाएंगे। 1346 ईस्वी में दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। दक्कन तो आप लोग जानते ही होंगे, नर्मदा कृष्णा गोदावरी कावेरी नदियों के बीच वाला पठारी क्षेत्र।
विद्रोह कर 1346 ईस्वी में दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। नीचे स्टार लगा के लिखिएगा। संपूर्ण सल्तनत काल में उड़ीसा तथा कश्मीर दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र रहा। उड़ीसा तथा कश्मीर दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र रहा। उड़ीसा तथा कश्मीर दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र रहा। नीचे लाइन लिखिए। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था कोई बताएगा? 1398-99 में ना। हाँ, तैमूर के आक्रमण 1398-99। तैमूर का आक्रमण तो हुआ 1398 में हुआ था। 1398-99 के बाद दिल्ली के सुल्तानों की दुर्बलता का लाभ उठाते हुए उत्तर व दक्षिण भारत के कई राज्य स्वतंत्र हो गए। तो जब तैमूर का आक्रमण हुआ, अफरा तफरी मच गई और लोग जो है बेलगाम हो गए और अपने आप को धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में स्वतंत्र करते हुए चले गए। तो उत्तर व दक्षिण भारत के कई राज्य स्वतंत्र हो गए। हालांकि सिर तो पहले से ही उठा दिए थे। जब तैमूर का आक्रमण होता है तो बदतर स्थिति हो जाती है। उसके बाद जो जहां मजबूत रहा वहां पर वो अपनी स्वतंत्र शासन सत्ता स्थापित करते हुए चला गया। उत्तर भारत के राज्यों में जौनपुर, अब ज्यादा नहीं लिखाएंगे, बस उत्तर भारत के राज्यों में जौनपुर, कश्मीर, जो बहुत जरूरी है वही हम नोट करें। उत्तर भारत के राज्यों में जौनपुर, कश्मीर, मालवा, राजपूताना, बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल डायनेस्टीज हैं, बहुत लंबा है। गुजरात, उड़ीसा व कामरूप, कामरूप जानते हैं? कौन बताएगा? वेरी गुड। किसने बताया भाई? कितने लोगों को पता? कामरूप, असम, वेरी गुड। जौनपुर, कश्मीर, मालवा, राजपूताना, गुजरात, उड़ीसा व कामरूप। जबकि दक्षिण भारत में विजयनगर, मावर, बहमनी खान देश थे। विजयनगर, मावर, बहमनी और खान देश थे। जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कहाँ से, पहले इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, आइए बंगाल पहला देखिए। प्रांतीय राज्यों से बंगाल पहले देख लिया जाए, यहाँ बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बंगाल के बारे में देखिए। बंगाल पूर्वी भारत का प्रमुख नगर था। आज भी है कि नहीं? बंगाल पूर्वी भारत का प्रमुख नगर था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जुड़ा था। पूर्वी भारत का प्रमुख नगर, पूर्वी भारत का, और क्या बोले, प्रमुख नगर था। लगा लीजिए, 10 मार्क बताओ।
सुनाई पड़ रहा है बेटा? नहीं, आगे आ जाओ। अरे यहाँ आओ भाई, खाली पड़ी सीट का है कि वहाँ यहाँ बैठे और आगे आओ। हाँ आप ही आ जाइए, काम ढका है ना इसलिए। और ज्यादा दिक्कत हो तो हम लगा रहे जो है ये। हाँ, बंगाल पूर्वी भारत का प्रमुख नगर था। ठीक, सल्तनत कालीन उत्तर भारतीय प्रांतों में, सल्तनत कालीन उत्तर भारतीय प्रांतों में, सल्तनत कालीन उत्तर भारतीय प्रांतों में सर्वाधिक विद्रोह बंगाल में हुए, सर्वाधिक विद्रोह बंगाल में हुए। इसलिए आपको हमने बताया था जब बख्तियार काकी गया था तो कहाँ लूटपाट किया था, भूल गए? लखनऊती में। हाँ, उत्तर भारतीय प्रांतों में सर्वाधिक विद्रोह बंगाल में हुए, इसलिए राजधानी लखनऊती को विद्रोहों का नगर कहा जाता था। राजधानी लखनऊती को विद्रोहों का नगर कहा जाता था। बंगाल भैया विद्रोहों का नगर कहा जाता था। उस टाइम पे कहा जाता था। लखनऊ की राजधानी थी ना बंगाल की, फिर बाद में पड़ुआ हुई। आगे बता रहे हैं आप। विद्रोहों का नगर किसे कहा जाता था? लखनऊती। कहाँ की राजधानी थी? बंगाल। आगे 12वीं सदी के अंतिम दशक में, एक लाइन बता दे रहे हैं, 12वीं सदी के अंतिम दशक में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद पूरा नाम मोहम्मद बख्तियार खिलजी, पूरा नाम यही था ना, बख्तियार खिलजी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया जरूर था। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया जरूर था, किंतु बार बार विद्रोह क्यों होते थे? क्योंकि दिल्ली कहाँ है, बंगाल कहाँ है, दूरी होने की वजह से ना। किंतु अंतिम दशक में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया जरूर था, किंतु दिल्ली से दूर होने के कारण नियंत्रण करना कठिन रहा। किंतु दिल्ली से दूर होने के कारण नियंत्रण करना कठिन था या कठिन रहा। नीचे लाइन से लिखिए, बलबन ने तुगरिल खां के विद्रोह को दबाकर तुगरिल खां के विद्रोह को दबाकर ये विद्रोह कब हुआ था? 1279 में। पुस्तक में लिखी हुई है
तुगलक खां के विद्रोह को दबाकर तुगलक खां के विद्रोह को दबाकर, चलो कोई बात नहीं, तो नेचुरल चीजें चलती रहती। हाँ, बलबन ने तुगलक खां के विद्रोह को दबाकर, थोड़ा फास्ट करिए नहीं तो, हाँ, दबाकर अपने पुत्र बुगरा खां को, अपने पुत्र का क्या नाम था? बुगरा खां। बुगरा खां को बलबन ने तुगलक खां के विद्रोह कब हुआ था? 1289 ईस्वी, क्वेश्चन में डाल दीजिएगा, को दबाकर अपने पुत्र बुगरा खां को शासक नियुक्त किया। अपने पुत्र बुगरा खां को शासक नियुक्त किया, किंतु बलबन की मृत्यु के बाद वह अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। बलबन की मृत्यु के बाद वह अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, यानी कि दिल्ली से रिश्ते तोड़ दिए, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। 1324 में, नीचे लाइन लिखिए, 1324 में, कहानी तो बहुत है लेकिन शॉर्ट में आप लिखते चलिए। 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली हनूज दूरस्थ गयासुद्दीन बहादुर को पराजित कर, इन्हीं के नाम राशि थे, गयासुद्दीन बहादुर को पराजित कर, नासिरुद्दीन को अधीनस्थ शासक नियुक्त करते हुए, आप हमारी अधीनता में शासन करेंगे, अधीनस्थ शासक नियुक्त करते हुए उसे सुल्तान की उपाधि धारण करने, भैया आप यहाँ आ जाओ, आराम से बैठो, दिखेगा नहीं, खाली है पीछे बैठे। सुल्तान की उपाधि धारण करने, नासिरुद्दीन को अधीनस्थ शासक नियुक्त करते हुए उसे सुल्तान की उपाधि धारण करने एवं सिक्के जारी करने का अधिकार प्रदान किया। ये बातें दिमाग में रखना, गयासुद्दीन तुगलक ने इसको ये अधिकार प्रदान किया था कि आप सुल्तान की उपाधि भी धारण कर सकते हो और साथ में अपने नाम के सिक्के भी जारी कर सकते हो। क्योंकि जो दिल्ली वाले होते थे वो क्या करते, उनका मेन मकसद होता था कि वहाँ पर जो भी हमारा अधीनस्थ शासक हो हमारी अधीनता में रहे, लेकिन मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। अदरवाइज बार बार हम विद्रोहों को दबाने दिल्ली से बंगाल जाने में बहुत व्यय होता था ना, खर्च होता था, समय भी मुश्किल होता था, इसलिए वो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते थे कि अधीनता में हमारे बंगाल को जरूर रहे लेकिन वहाँ शासक, तो इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक ने उसको कहा कि भाई आप सुल्तान की उपाधि धारण कर सकते हो और सिक्के भी जारी कर सकते हो, लेकिन आप रहोगे हमारी अधीनता में, यानी कि स्वायत्तता उन्होंने दे रखी नासिरुद्दीन को, सिक्के जारी करने का अधिकार प्रदान किया। गयासुद्दीन तुगलक ने विद्रोहों से निजात पाने के लिए
व्यवस्था तो इन्होंने बहुत अच्छी की, लेकिन सफल नहीं रहे। गयासुद्दीन तुगलक ने विद्रोहों से निजात पाने के लिए बंगाल को तीन भागों देख लीजिए, लिखिएगा। पहला लखनौती इन्होंने बांट दिया और तीनों में जो है अपने प्रशासक नियुक्त कर दिए। लखनौती आपका ये पड़ेगा उत्तरी बंगाल में, लखनौती यानी उत्तरी बंगाल, लखनौती उत्तरी बंगाल। दूसरा सोनारगांव पूर्वी बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल। और तीसरा था सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव दक्षिणी बंगाल में विभाजित किया। सतगांव ये आपका दक्षिणी बंगाल, इन्होंने ये तीन भागों में इसको डिवाइड कर दिया कि जो बार बार विद्रोह होते हैं इनसे हमको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बहुत सफल नहीं हुई। तो लखनौती उत्तरी बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल तथा सतगांव दक्षिणी बंगाल में विभाजित किया। शेर शाह सूरी की ग्रांड ट्रंक रोड यहीं से चलती थी ना, सोनारगांव सर टेलीग्राम वाली है क्या? अरे तो नहीं बता सकते हैं। जीटी रोड हमारे प्रयागराज से आती है और इधर दिल्ली होते हुए उधर पाकिस्तान तक जाती थी। इसके रूट को सर्च कर लीजिएगा। हाँ हो सकता है वही हो, जीटी हो, ग्रांड ट्रंक रोड उसको बाद में शेर शाह सूरी मार्ग था ना, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। आगे तो ये तीन भागों में इन्होंने डिवाइड किया, इसलिए कि जो है कुछ विद्रोहों से मुक्ति मिलेगी। नीचे लाइन से लिखिए, मोहम्मद तुगलक के समय में, आइए पॉइंट नीचे लाइन में लिखिए, मोहम्मद तुगलक के समय में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक वही, मोहम्मद तुगलक के समय में अली मुबारक ने, इसको फखरुद्दीन भी कहते हैं, अली मुबारक ने सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से, अली मुबारक ने सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से, अलाउद्दीन के नाम से अलाउद्दीन के नाम से लखनौती में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हुए, लखनौती में, ऊपर लिखे हैं लखनौती, लखनौती में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हुए राजधानी को, ये सवाल पूछा गया भाई, हाईलाइट कर लीजिएगा, राजधानी को लखनौती से पांडुआ स्थानांतरित किया। राजधानी को लखनौती से पांडुआ, लखनौती से पांडुआ स्थानांतरित किया। लखनौती से पांडुआ स्थानांतरित किया। किंतु मलिक हाजी इलियास ने, अब आया सही जगह, किंतु मलिक हाजी इलियास ने इन्हीं के सरदार थे, इनकी हत्या कर दी। किंतु मलिक हाजी इलियास ने उसकी हत्या कर, किसकी? सुल्तान अलाउद्दीन, इसकी हत्या कर, किंतु मलिक हाजी इलियास ने उसकी हत्या कर स्वयं सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से
स्वयं सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से, शमसुद्दीन के नाम से, स्वयं सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा। यानी कि अली मुबारक की हत्या हाजी मलिक हाजी इलियास ने कर दी और इलियास शाही वंश की नींव रखी। बात समझ गए? एक लाइन इसमें और बढ़ाइए नीचे से। मोहम्मद तुगलक के काल में, नीचे से देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बंगाल दिल्ली के नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। पोस्टर में लिख लीजिएगा 1338 ईस्वी पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। कब? 1338 ईस्वी में। मोहम्मद तुगलक के काल में बंगाल दिल्ली के नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। कब? 1338 में। फिरोज तुगलक ने बंगाल को फिरोज तुगलक ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने हेतु, फिरोज तुगलक ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने हेतु 2 बार असफल प्रयास किया। 2 बार असफल प्रयास किया। प्रयास तो किया लेकिन सफल नहीं रहा। तो इलियास शाही वंश देख लीजिए। इलियास शाही वंश, इलियास शाही वंश। संस्थापक लिख लीजिए हाजी इलियास। संस्थापक में लिख लीजिए हाजी इलियास, हाजी इलियास। इस नाम से सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से शासक बना था। सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से यह गद्दी नसीब हुआ था। हाजी इलियास, सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह 1342 से 57 तक इसका कार्यकाल था। 1342 से 57 तक, 1342 से 57 ईस्वी तक। इसमें नीचे लिखिए तिरहुत विजय के साथ, तिरहुत विजय के साथ, छोटा छोटा लिखिएगा, तिरहुत विजय के साथ 1346 ईस्वी में, ये उड़ीसा था बगल में, 1346 ईस्वी में यहाँ तो हिंदू शासक थे, उड़ीसा के विजय उन्होंने किया। देखिए तिरहुत विजय के साथ 1346 ईस्वी में नेपाल पर आक्रमण करके, 1346 ईस्वी में नेपाल पर आक्रमण करके काठमांडू में, नेपाल पर आक्रमण करके काठमांडू में स्वयंभूनाथ स्तूप को
को नष्ट किया। स्वयंभूनाथ स्तूप को नष्ट किया। स्वयंभूनाथ स्तूप को नष्ट किया। सब बौद्ध धर्म नहीं पढ़ाया गया। पढ़ाया जाएगा। अब जो मिलेगा वहां से ऊपर से वही तो हम लोग फॉलो करेंगे। धर्म अभी नहीं पढ़ाए हैं, आपको पढ़ाएंगे हम कल्चर। इसके बाद कला और संस्कृति है ना सिलेबस में। क्या चीज? तुगलक वन कहाँ पढ़ा पाए? इतना फास्ट चल रहा है हिसाब किताब। कल्चर में टेंशन मत लीजिए। कल्चर में हम जो है कल्चर शुरू करेंगे, अगर हमें मौका मिला तो कला और संस्कृति है ना आपके 15 लेक्चर है उसमें। तो कला और संस्कृति में संभवतः हो सकता है हमें मौका मिले। हाँ, तो जरूर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसी में दो दिन तो मिला है जाके स्मार्ट डायनेस्टी, जबकि है बहुत बड़ा। 2 दिन चलेगी जी। हाँ, बाकी किताब से पढ़ लिया करो। चलिए आपकी समस्याएं मैं समझ रहा हूँ, सही बात भी है। रास्ता में बिगड़ जाता है। अभी इसी में नहीं खत्म हो पा रहा था सर, अखबार ही चल रहा था ना, वो भी खींच रहे हैं। वही तो 7 दिन में कहाँ चल पाएगा इतना लंबा। कभी राजा पढ़ाया तो कंप्लीट कराया। हाँ, मतलब उससे आए तो हो जाएगा। पढ़े आप लोग रखिएगा थोड़ा पढ़ सब लिया आ गया। टाइम और दिया जाए। अब इसे तो हम बकबका के चले जाएंगे। ये बात आप लोग या जो लोग सक्षम व्यक्ति आए हैं उनसे आप चलिए। क्या? हाँ, तो बीच में कट हो गया ना। हम वहीं से चलेंगे ना। चलिए कोई बात नहीं। आपकी समस्याएं हम समझ रहे हैं। कल्चर में हम उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, कर देंगे। आगे देखिए। हाँ, फिरोज तुगलक ने देखिए पहला आक्रमण जो किया फिर से दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए इन्हीं इलियास साहब के टाइम में फिरोज तुगलक ने किया। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में पूरी तरह से जो है पूरी तरह से बंगाल स्वतंत्र हो गया था। आगे फिरोज तुगलक ने 1353 में प्रथम बंगाल आक्रमण किया। 1353 में प्रथम बंगाल आक्रमण, प्रथम बंगाल आक्रमण किया। 1353 में प्रथम बंगाल आक्रमण किया। पांडुआ के नगरवासियों को पूछा गया, पांडुआ के नगरवासियों को राजधानी स्थानांतरित हो गई थी ना, पांडुआ के नगरवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए मलिकों, धर्मशास्त्रियों व अन्य योग्य या मंद लोगों को मुक्त हस्त से भू अनुदान किया, मुक्त हस्त से भू अनुदान किया।
कि लोग हमारी तरफ हो जाएं, लेकिन चूंकि इलियास बड़ा लोकप्रिय शासक था, इनका काम कर नहीं पाया। मुक्त हस्त से भू अनुदान किया, किंतु इलियास शाह की लोकप्रियता के कारण, भू अनुदान मतलब भूमि बांटा, किंतु इलियास शाह की लोकप्रियता के कारण वह असफल रहा। असफल रहा। इलियास के दिल्ली सुल्तानों से, इलियास के दिल्ली सुल्तानों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, तथा उपहारों का आदान प्रदान भी हुआ, तथा उपहारों का आदान प्रदान भी हुआ। आइए अब बहुत ज्यादा इसमें न चलकर दूसरा लिखिए, सिकंदर शाह, इनके पुत्र हैं। सिकंदर शाह, हाँ मलिक उपाधि होती थी ना, जैसे जमींदार टाइप, तो उनको अपने पक्ष में करने का उसने प्रयास किया कि ये लो भैया आपको इतनी जमीन दी जा रही है। जो धर्मशास्त्री लोग थे यानी कि उलेमा वर्ग वाले, उनको भी अपने पक्ष में करने के लिए भू अनुदान दिया। इस तरह से लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए, समर्थन जुटाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन असफल रहा, चूंकि इलियास काफी वहां लोकप्रिय शासक था और ये दिल्ली से वहां गए थे। अभी बाहरी आदमी आता है आपके क्षेत्र में, इलेक्शन लड़ जाता है, कहते हैं बाहरी है वोट नहीं देना, क्षेत्रीय लोगों को वोट देना, होता है कि नहीं? हाँ। दूसरा लिखिए, सिकंदर शाह 1357 से 1389। सिकंदर शाह दूसरे शासक थे, बहुत शासक यहाँ हुए हैं, लेकिन जो मुख्य हैं उनको हम जरूर देखेंगे। 1357 से 89 सिकंदर शाह। हाँ, इसके शासनकाल में फिरोज तुगलक ने बंगाल को पुनः प्राप्त करने के लिए, इसके शासनकाल में फिरोज तुगलक ने बंगाल को पुनः प्राप्त करने के लिए दूसरी बार आक्रमण किया। परंतु उसे निराश होकर लौटना पड़ा। 2 बार पूछा जाता है, फिरोज तुगलक ने 2 बार प्रयास किया था कि बंगाल को हम मिला लें फिर से दिल्ली सुल्तानत। दूसरी बार आक्रमण किया, परंतु उसे निराश होकर लौटना पड़ा। सिकंदर शाह ने 1368 में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया। खूब पूछा गया, इसी से पूछा गया, अदीना मस्जिद। पांडुआ में, पांडुआ राजधानी थी ना, स्थानांतरित। सिकंदर शाह ने 1368 में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया और विशेष उपलब्धि इनकी नहीं है। आइए गयासुद्दीन आजम शाह को देख लेते हैं। गयासुद्दीन आजम शाह, गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409, 1389 से 1409। अब देखिए वहाँ 2-2 साल पढ़ाया जाता है दिल्ली में, तब जाके विस्तृत है। 1409 यह अत्यंत लोकप्रिय शासक था। यह अत्यंत लोकप्रिय शासक था
प्रसिद्ध कवि हाफिज से पत्र व्यवहार करता था। प्रसिद्ध कवि हाफिज से पत्र व्यवहार किया करता था। हाफिज, प्रसिद्ध कवि हाफिज से पत्र व्यवहार किया करता था। चिश्ती, चिश्ती संत शेख नूर कुतुबे आलम, चिश्ती संत शेख नूर कुतुबे आलम चिश्ती संत शेख नूर कुतुबे आलम से इसके घनिष्ठ संबंध रहे। यह अपनी न्यायप्रियता तथा विदेशों से संबंध के लिए प्रसिद्ध है। अपनी न्यायप्रियता तथा विदेशी संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। उसने चीनी सम्राट के दरबार में एक दूत मंडल भेजा था। उसने चीनी सम्राट के दरबार में एक दूत मंडल महारत्न धर्मराज, लिख लीजिए कौन थे भाई, ये भी महारत्न धर्मराज नामक बौद्ध भिक्षु, इसको ध्यान रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। महारत्न धर्मराज नामक बौद्ध भिक्षु दूत मंडल के साथ गया था। उसने चीनी सम्राट के दरबार में एक दूत मंडल महारत्न धर्मराज बौद्ध भिक्षु के नेतृत्व में भेजा था। हो गया। चीनी सम्राट ने भी बदले में उसके पास दूत मंडल और उपहार भेजे थे। चीनी सम्राट ने भी बदले में दूत मंडल और उपहार भेजे थे। चीनी सम्राट ने इनसे निवेदन किया, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, भाई हमारे यहाँ बौद्ध भिक्षु दूत मंडल के साथ आने चाहिए। बौद्ध भिक्षुओं को पूछे, मुझे बौद्ध ज्ञान की जरूरत है, तो इसीलिए इन्होंने धर्मराज को भेजा था, महारत्न धर्मराज। आइए शमसुद्दीन अहमद शाह के बारे में देख लेते हैं। शमसुद्दीन अहमद शाह, बीच में और छोटे छोटे शासक हुए हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे तो हम बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। देखिए शमसुद्दीन अहमद शाह, शमसुद्दीन अहमद शाह, ये 1421 से 35 तक छोटा कार्यकाल था। शमसुद्दीन अहमद शाह, इसके शासनकाल में जौनपुर के इब्राहिम सर्की ने, इसके शासनकाल में एक लाइन लिखी इसकी बस, इसके शासनकाल में, यहाँ आ जाइए भैया, यहाँ आ गया, आगे आ जाइए। इसके शासनकाल में जौनपुर के इब्राहिम सर्की ने बंगाल पर आक्रमण किया। इब्राहिम शाह सर्की ने बंगाल पर आक्रमण किया। इब्राहिम शाह सर्की, भाई इब्राहिम सर्की ये लिख दे रहे हैं, अभी पढ़ाएंगे सर्की वंश। इब्राहिम शाह सर्की ने आक्रमण किया। 1431-32 में एक चीनी दूत मंडल भी इसके दरबार में आया। 1431-32 में
एक चीनी दूतमंडल इसके दरबार में भी आया था। आइए अगला देख लेते हैं। रुकनुद्दीन बारबक्सा। रुकनुद्दीन बारबक्सा बारबक्सा, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं उनको जरूर हम टच करेंगे। रुकनुद्दीन बारबक्सा, इनका 1459 से 74 तक, 1459 से 74 तक इसने अपनी सेना में रुकनुद्दीन बारबक्सा इसने अपनी सेना में अरब सैनिकों को नियुक्त किया, अरब सैनिकों को नियुक्त किया। अरब सैनिकों को नियुक्त किया। सुल्तान बारबक बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था। बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था। बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था। महान संरक्षक था। बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था। उसने श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ के रचयिता, उसने पूछा गया सवाल, श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ के रचयिता, श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ के रचयिता, मालाधर वसु को संरक्षण प्रदान किया। मालाधर वसु को संरक्षण प्रदान किया। मालाधर वसु को संरक्षण प्रदान किया और उन्हें गुणराज खान की उपाधि, ये पूछा गया था, गुणराज खान की उपाधि किसने दिया? गुणराज खान की उपाधि तथा उनके पुत्र को सत्यराज खान की उपाधि से सम्मानित किया। उनके पुत्र को सत्यराज खान की उपाधि से, इनके पुत्र को सत्यराज खान की उपाधि से विभूषित किया। तो मालाधर वसु को रुकनुद्दीन बारबक्सा का संरक्षण प्राप्त था और इन्होंने श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ की रचना की थी और इनके दरबार में रहते हुए इनको गुणराज खान की उपाधि और उनके पुत्र को सत्यराज खान की उपाधि भी प्रदान की। हाँ, और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हबीब निजामी की पुस्तक है, उसमें इनके बारे में निश्चित रूप से जानकारी मिलती है। कृत्तिवास ने, आगे लिखिए, कृत्तिवास ने रामायण का, ये लिख रहे हैं भाई, कृत्तिवास ने रामायण का, ये भी पूछा गया है, कृत्तिवास ने रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया। रामायण का बांग्ला अनुवाद किया। कृत्तिवास ने रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया, जिसे बंगाल का बाइबिल भी कहा जाता है। रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया था भाई, बांग्ला अनुवाद, बाइबिल, हाँ,
कृतिवास ने रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया, जिसे बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता के स्टेटमेंट है, लिख लीजिएगा। फरिश्ता के अनुसार वह यानी बारबक शाह हिंदुस्तान का सर्वप्रथम शासक था। फरिश्ता के अनुसार बारबक शाह हिंदुस्तान का सर्वप्रथम शासक था, जिसके पास अत्यधिक संख्या में अबिसिनियन दास थे। अबिसिनियन दास थे, जिनमें कुछ को ऊंचे पद भी मिले थे। आइए अलाउद्दीन हुसैन शाह, ये कृतिवास, मालाधर बसु, इन सबका संरक्षक जो है बारबक शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह, अलाउद्दीन और ज्यादा विस्तृत करेंगे तो बहुत सारे छूट जाएंगे। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1519, 1493 से 1519, ये काफी प्रसिद्ध रहे। इनके कार्यकाल की उपलब्धियां देखिए। बंगाल के मुस्लिम शासकों में श्रेष्ठ और विख्यात अलाउद्दीन हुसैन शाह को माना जाता है। उसने कानून एवं व्यवस्था को फिर से लागू किया। और हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पद देकर, उसने कानून एवं व्यवस्था को फिर से लागू किया और हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पद देकर एक उदार नीति अपनाई। इसके कार्यकाल को कहा जाता है कि इलियास शाही वंश का पुनर्गठन करता था। हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पद देकर एक उदार नीति अपनाया। उसका वजीर एक विद्वान हिंदू था। गोपीनाथ बसु उसका मंत्री, 2-4 लिख लीजिए। गोपीनाथ बसु उसका मंत्री, गोपीनाथ बसु मंत्री, उसका मंत्री, लगाइए, स्टार्ट में लिखते चलिए। मुकुंद दास चिकित्सक, ये सब हिंदू थे। मुकुंद दास चिकित्सक, कामा लगाइए। केशव क्षत्रिय प्रधान, और जो प्रसिद्ध हिंदुओं में से थे, केशव क्षत्रिय प्रधान अंगरक्षक।
और एक और था अनूप टकसाल अधीक्षक आदि थे। अनूप टकसाल अधीक्षक, अनूप जो था वो टकसाल अधीक्षक था। टकसाल जहाँ पे सिक्के, जहाँ सिक्के जारी होते हैं, टकसाल अधीक्षक। अपने यहाँ सिक्का कौन जारी करता है हिंदुस्तान में? RBI का मुख्यालय मुंबई। हाँ, अनूप टकसाल अधीक्षक आदि थे। दो विद्वान भाई रूप और सनातन, दो विद्वान भाई, उनका नाम था रूप और सनातन, ये भी हिंदू थे। सनातन, रूप और सनातन जो पवित्र वैष्णव माने जाते थे, जो पवित्र वैष्णव माने जाते थे, उसके प्रमुख अधिकारी थे, उसके प्रमुख अधिकारी थे। हाँ, प्रमुख अधिकारी मतलब इतने हिंदुओं को उसने ऊंचे ऊंचे ओहदे प्रदान कर रखे थे। हाँ, 1494 में उसने खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की, खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की। खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की 1494 ईस्वी में उसने खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की और उसने गौड़ के स्थान पर इकदला को अपनी राजधानी बनाई। गौड़ के स्थान पर बीच में फिर चेंज हुई थी, इकदला को अपनी राजधानी बनाई। गौड़ के स्थान पर इकदला को अपनी राजधानी बनाई। उसने लोदियों द्वारा पराजित, लोदी समझ रहे हैं ना अफगान, उसने लोदियों द्वारा पराजित जौनपुर के सरकी सुल्तान को शरण प्रदान किया। लोदियों द्वारा पराजित जौनपुर के सरकी सुल्तान को, सरकी भाई अभी पढ़ाएंगे जौनपुर में, सरकी सुल्तान को शरण प्रदान किया। हुसैन शाह एक ज्ञानी एवं बुद्धिमान पुरुष था। हुसैन शाह एक ज्ञानी एवं बुद्धिमान, एक ज्ञानी एवं बुद्धिमान पुरुष था। वह महान वैष्णव संत, ज्ञानी एवं बुद्धिमान पुरुष था। वह महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन के जनक है ना, वो टहलते हुए गाते रहते थे, कीर्तन भजन करते थे। तभी से हरे रामा हरे कृष्णा की शुरुआत हुई। चैतन्य महाप्रभु इसी के समकालीन थे। हुसैन शाह एक ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष था। वह महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। उसके शासनकाल में बंगाल साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ। उसके शासनकाल में बंगाल साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ। इधर मैडम बैठी, सबसे अधिक विकास हुआ। हिंदुओं के प्रति विशेष उदारता के कारण, हिंदुओं के प्रति विशेष उदारता के कारण उसे कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार कहा जाता है भाई। कृष्ण का अवतार कामा नृपति तिलक, ये लिखना है, नृपति तिलक, नृपति तिलक कृष्ण का अवतार कामा नृपति तिलक
और ये लिख दिए, और जगत भूषण आदि उपाधियां प्रदान की गई। जगत भूषण, भाई ये पूछा गया है शिविर में, जगत भूषण आदि उपाधियां प्रदान की गई। कृष्ण का अवतार इसे कहा गया है, हुसैन साहब को उपाधि मिली थी, अलाउद्दीन हुसैन साहब को नृपत तिलक की उपाधि और जगत भूषण की उपाधि इसे प्रदान की गई। तो ये देखिए विशेष में सवाल आए हैं कि किस बंगाल शासक को जो है नृपत तिलक या जो है कृष्ण का अवतार माना जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। आगे देखते हैं नुसरत शाह के बारे में। नुसरत शाह नुसरत शाह का कार्यकाल था 1519 से 1532। 1519 से 1532। क्या नुसरत शाह क्या लगा है? मेल था भाई, मेल नहीं था। नुसरत शाह लगाया गया। आगे देखिए बाबर के समय में, बाबर कब आया था हिंदुस्तान? 1200 में। चलो, बाबर के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? हाँ, वेरी गुड। कार्यकाल देखो आ रहा है कि नहीं बीच में? हाँ, देख लीजिए बाबर के समय में बंगाल का शासक नुसरत शाह था। हमको जो लगता है उसको हम जरूर टच करने की कोशिश करते हैं कि ये पूछा जा सकता है। जैसे हमने चैतन्य महाप्रभु को उसमें डालने की कोशिश एक बार पूछा नहीं गया था, तुलसीदास किसके समकालीन, सूरदास किसके समकालीन। तो हम कल्चर में पढ़ाएंगे तो हो सकता है ये सब बातें आपको बताएं, अभी की रात में पढ़ा रहे हैं उसको देखें। बाबर ने उसे घाघरा के युद्ध में पराजित किया था। बाबर ने उसे घाघरा के युद्ध में पराजित किया था। वह वास्तुकला तथा साहित्य का संरक्षक था। वास्तुकला तथा साहित्य का संरक्षक था। वास्तुकला नहीं समझ रहे हो? कौन कौन लोग नहीं समझ रहे हैं वास्तुकला? हाँ, खिलौना। कितने लोग समझ रहे हैं वास्तुकला? वास्तुकला कितने लोग समझ रहे हैं? 2 लोग। क्या होता है भाई? नहीं भैया, ये नहीं। वास्तुकला मतलब भवन निर्माण, मस्जिद बनाना, मकबरे बनवाना, बड़े बड़े महल बनवाना, राजप्रसाद बनवाना। ठीक, हाँ, समझ गए? अरे भाई, बहुत लोग घर बनवाने से पहले जो इंजीनियर होते हैं तो वास्तु दोष नहीं बताते कि भैया इधर टॉयलेट होना चाहिए, इधर आपका किचन होना चाहिए, इधर जो है बेडरूम होना चाहिए। वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखकर वो नक्शा बनाना चाहिए, उसको पढ़ाया जाता है। आर्किटेक्चर में उसको पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम लोग जो है ज्योतिष में भी विश्वास करते हैं ना। हाँ, नहीं करते हो? चलो ठीक है। वह वास्तुकला तथा साहित्य का संरक्षक था। साहित्य तो जानते हैं ना? हाँ, साहित्य का संरक्षक था। गौड़ में सोना मस्जिद
गौड़ में सोना मस्जिद, गौड़ में सोना मस्जिद, इन्होंने सोना मस्जिद बनवाई थी गौड़ में, सोना मस्जिद। तथा कदम रसूल मस्जिद बनवाया था, तथा कदम रसूल मस्जिद पूछा गया है, कदम रसूल मस्जिद बनवाया था, सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद। तथा महाभारत का बांग्ला में अनुवाद कराया, तथा महाभारत का बांग्ला में अनुवाद करवाया। और किया किसने था? काशीराम, लिख लीजिए काशीराम ने, काशीराम ने, काशीराम, काशीराम लिख पा रहे हो? काशीराम ने, हमें भी थोड़ा इसको क्लियर कीजिए। काशीराम ने प्रथम बांग्ला भाषी महाभारत की रचना की, काशीराम ने प्रथम बांग्ला भाषी महाभारत की रचना की, यानी कि रामायण और महाभारत दोनों का बांग्ला में अनुवाद किया गया है। ठीक, काशीराम ने प्रथम बांग्ला भाषी महाभारत की रचना की। तो हमें लगता है अब हमको बंगाल के बारे में छोड़कर दूसरे में आ जाना चाहिए, जो बहुत विस्तृत है। अरे इसी में कहाँ आएंगे? दूसरा प्रांतीय राजवंश, दूसरे प्रांतीय राजवंश में आइए। कश्मीर देख लीजिए, कश्मीर छोटा है, टाइम कम बचा है ना, 15 मिनट। कश्मीर आइए, कश्मीर, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं तो काफी चेक करने की कोशिश हमने की है। दूसरा देखिए कश्मीर, इसमें लिखिए 1301 ईस्वी में सुहादेव ने, 1301 ईस्वी में सुहादेव ने, पहले यहाँ हिंदू शासन को करते थे ना, सुहादेव ने, और हिंदुओं की बहुत ज्यादा आबादी थी, बाद में सब कन्वर्ट होते गए। 1301 ईस्वी में सुहादेव ने कश्मीर में सुदृढ़ हिंदू राजवंश की स्थापना की। सुहादेव ने कश्मीर में सुदृढ़ हिंदू राजवंश की स्थापना की। 1339 ईस्वी में शाह मिर्जा, इसी को शाह मीर भी कहा जाता है, शाह मीर, शाह मिर्जा अथवा शाह मीर नामक स्वात स्थान का नाम था, स्वात के कश्मीर के राजा के मंत्री ने, साहस कर्मी समय कहा जाता था, कश्मीर के राजा के मंत्री ने कश्मीर के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। मंत्री साहब ने ही अधिकार कर लिया, ये कश्मीर के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और वहां मुस्लिम वंश शाह मीर वंश की स्थापना की, और वहां मुस्लिम शाह मीर वंश की स्थापना की, शाह मीर वंश की स्थापना की।
शाहमीर वंश की स्थापना की। आगे खाली है आगे। इस वंश के संस्थापक शाहमीर इन्होंने सुल्तान शमसुद्दीन की उपाधि धारण की थी। चाहे कोष्टक में लिख लीजिए सुल्तान शमसुद्दीन। इस वंश के संस्थापक शाहमीर या सुल्तान शमसुद्दीन ने शाहमीर या सुल्तान शमसुद्दीन ने न्याय तथा निष्पक्षता के आधार पर शासन करना आरंभ किया। न्याय तथा निष्पक्षता के आधार पर शासन करना आरंभ किया। उसने कश्मीर में सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करके अपने निष्ठावान हिंदू और मुसलमान सेना नायकों को इक्ताएं आवंटित की। इक्ता जानते हैं ना? इल्तुतमिश के कार पढ़ाए थे। दो इक्ता पढ़ाए थे ना? हाँ। सेना नायकों को इक्ताएं आवंटित की और इस प्रकार तुर्की शासन व्यवस्था को प्रचलित किया। इसमें एक अगले शासक थे शिहाबुद्दीन 1356 से 1374। शिहाबुद्दीन 1356 से 1374 जो इसकी खास विशेषताएं की वही लिखी एक लाइन बस। इसे शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक पूछा गया है। इसे शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने संपूर्ण कश्मीर पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की और शासन का पुनर्गठन किया। उसने संपूर्ण कश्मीर पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की और शासन का पुनर्गठन किया। आइए सिकंदर शासन को सुदृढ़ किया। क्या है एक बार बताइए। उसने संपूर्ण कश्मीर पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की और शासन का पुनर्गठन किया। सिकंदर वो सिकंदर नहीं है भाई, कश्मीर वाले सिकंदर। हाँ, एक ही नाम के देखिए बहुत सारे शासक मिल रहे हैं कि नहीं? हाँ, सिकंदर देखिए 1389 से 1413 ईस्वी सिकंदर धर्म लिखते चलिए। इस वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक सिकंदर था। इसी के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। यहां से लिख लो, छोड़ दो लाइन। इसके शासनकाल में, यहां से लिखो, ये इंपॉर्टेंट। इसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। इसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया था? 1398। किसने बताया? हाँ, वेरी गुड, 1398। तो
1389 14 से 13 के बीच में आएगा। हाँ। सिकंदर के शासनकाल में प्रमुख ईरानी आप्रवासी सूफी संत, सिकंदर के शासनकाल में प्रमुख ईरानी आप्रवासी सूफी संत सैयद अली हमदानी, सैयद अली हमदानी लिख रहे हैं, सैयद अली हमदानी, सैयद अली हमदानी, हमदानी सूफी संत थे, ईरान के थे। हाँ, सूफी संत सैयद अली हमदानी का पुत्र सैयद मोहम्मद हमदानी कश्मीर आया। सैयद मोहम्मद हमदानी उनका पुत्र था, सैयद मोहम्मद हमदानी कश्मीर आया, कश्मीर आया था। सुल्तान ने उसका स्वागत किया। सुल्तान ने इसका स्वागत किया और उसके लिए खानकाह का निर्माण करवाया। और उसके लिए खानकाह, खानकाह समझ रहे हैं? खानकाह जैसे मठ हुआ करते थे बौद्ध धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में ऋषि मुनि कहाँ रहते हैं? हाँ, इसी तरह से खानकाह, खानकाह का निर्माण करवाया। हाँ, आगे देखिए। इसने सती प्रथा पर रोक लगाई, इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, सती प्रथा पर रोक लगाई, हाईलाइट कर दीजिएगा, सती प्रथा पर रोक लगाई। यह धर्मांध शासक भी था। धर्मांध, धर्म के प्रति जो अंधे हो जाते हैं, धर्मांध शासक भी था। अपने मंत्रियों को कहता था कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए। हाँ, उसने सुहा भट्ट नामक एक ब्राह्मण, सुहा भट्ट नामक एक ब्राह्मण को अपना प्रधान सेनापति एवं मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया। 2:30 बजे से ना सुहा भट्ट नामक एक ब्राह्मण को अपना प्रधान सेनापति एवं मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया। बाद में सुहा भट्ट ने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया। बाद में सुहा भट्ट ने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया। सिकंदर ने गैर मुसलमानों पर अत्याचार किए। गैर मुसलमानों पर अनेक अत्याचार किए। उसके अत्याचारों का उल्लेख फरिश्ता, उसके अत्याचारों का उल्लेख करते हुए फरिश्ता ने लिखा है, फरिश्ता ने लिखा है कि डबल नोटेड कॉमा लिख लीजिएगा। फरिश्ता ने लिखा है कि सुहा भट्ट के सुझाव पर फरिश्ता ने लिखा है कि डबल नोटेड कॉमा लिखिए, सुहा भट्ट के सुझाव पर सुल्तान ने आज्ञा दी कि सभी ब्राह्मण तथा विद्वान हिंदू मुसलमान बन जाएं। सुहा भट्ट के सुझाव पर सुल्तान ने आज्ञा दी कि सभी ब्राह्मण तथा विद्वान हिंदू मुसलमान बन जाएं और जो
इस्लाम धर्म स्वीकार न करें वे घाटी यानी कश्मीर घाटी से निकल जाए, और जो इस्लाम धर्म स्वीकार न करें वे कश्मीर घाटी से निकल जाएं। डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। सुहा भट्ट जो कि एक ब्राह्मण भी था और बाद में उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, और उसने ये सुझाव दिया कि सारे ब्राह्मणों को मुसलमान बना दिया जाए। तो उसके सुझाव पर सुल्तान सिकंदर ने कहा कि भैया तो आप जितने विद्वान ब्राह्मण या विद्वान हिंदू थे उनको कहा कि आप कन्वर्ट हो जाइए, अदरवाइज आप कश्मीर घाटी छोड़ दीजिए। उसके समय में मंदिर नष्ट किए गए, नीचे लाइन लीजिए। उसके समय मंदिर नष्ट किए गए और सोने चांदी की मूर्तियां शाही टकसाल में गलाकर सिक्कों में परिवर्तित कर दी गई, और सोने चांदी की मूर्तियां शाही टकसाल में गलाकर सिक्कों में परिवर्तित कर दी गई। सोने चांदी की मूर्तियां शाही टकसाल में गलाकर सिक्कों में परिवर्तित कर दी गई। अब देखिए, ये तो धर्मांध थे, लेकिन अगले शासक नितांत जो है धर्म के प्रति सहिष्णु है, उनका नाम है सुल्तान जैनुल आबिदीन। इनसे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं, लिख लीजिए। टाइम से हाल हो गया, जो सर नहीं आ रहे हैं। सुल्तान जैनुल आबिदीन, सुल्तान जैनुल आबिदीन, इनका कार्यकाल था 1420 से 1470, बहुत लंबा कार्यकाल भी रहा। 1420 से 70 तक। देखिए, नवीन सुल्तान अपने पिता सिकंदर शाह की कट्टर धर्मांध नीतियों के बिल्कुल प्रतिकूल कट्टर धर्मांध नीतियों के नहीं सुनाई पड़ रहा क्या? नीतियों के बिल्कुल विपरीत उदार जन कल्याणकारी और सहिष्णुतावादी नीतियों का अनुसरण किया। उदार जन कल्याणकारी और सहिष्णुतावादी नीतियों का अनुसरण किया। सहिष्णुतावादी नीतियों का अनुसरण किया। अपने पिता द्वारा विनष्ट किए गए हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। अपने पिता द्वारा विनष्ट किए गए हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। जिन ब्राह्मणों को कश्मीर से निकल जाने के लिए बाध्य किया गया, उन्हें स्वदेश आने के लिए प्रेरित भी किया। जिन ब्राह्मणों को कश्मीर से निकल जाने के लिए बाध्य किया गया था, उन्हें स्वदेश आने के लिए प्रेरित भी किया। आबिदीन ने जजिया हटा दिया। जजिया का समझ रहे हो ना, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि कश्मीर का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने जजिया कर हटाने का कार्य किया था। देखिए, आबिदीन ने जजिया हटा दिया, जजिया कर हटा दिया था, जजिया कर हटा दिया। क्योंकि यह हिंदुओं के प्रति भी बहुत सहिष्णु था। और गो हत्या निषिद्ध कर दिया। गो हत्या, गाय की हत्या, हाँ, गो हत्या निषिद्ध कर दिया, यानी बैन लगा दिया। गो हत्या निषिद्ध कर दिया।
इसके पीछे कहीं ना कहीं देखिए कितना लंबा कार्यकाल रहा ना, सबको साथ ले चलने की इसने मुहिम शुरू की। हिंदू की गो हत्या निषिद्ध कर दिया। हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए, हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया। ये गड़बड़ हो गया। लेकिन उस समय व्याप्त था चूंकि हिंदुओं में, तो उनका वो समर्थन लेना चाहता था, लेकिन इसके पिता ने क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। वो उल्टा कार्य किया था, क्योंकि सती प्रथा उस समय बहुत व्यापक रूप से व्याप्त थी। पति मर गया तो पत्नी को भी चिता में सती हो जाना था। तो इसने जो है हिंदू की भावनाओं का आदर करते हुए उस पर से प्रतिबंध हटा दिया। भाई आप स्वेच्छा से अपने संस्कारों का अनुसरण कर सकते हैं। वो हत्या निषिद्ध किया, जजिया कर हटा दिया और हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर से प्रतिबंध को भी हटा दिया। आगे का एक काम था कि वह कश्मीरी, आगे लिखिए, वह कश्मीरी फारसी, संस्कृत और अरबी का विद्वान भी था। ये भी एक बार और पूछा गया। वह कश्मीरी, फारसी, संस्कृत और अरबी का विद्वान था। खुद भी बहुत बड़ा विद्वान था वो। विद्वान था। वह कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। वह कुतुब उपनाम से, कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। वह कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। उसके आदेश पर, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो अभी सर तो आने दीजिए सर को, हम तो बहुत साथ में याद कर रहे हैं। इतिहास पढ़ने में वो बात नहीं है क्या? नहीं सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैनुल आबदीन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बोलो। हाँ, उसके आदेश पर महाभारत एवं आदेश, उसके आदेश पर महाभारत एवं राजतरिगिणी का, महाभारत एवं राजतरिगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। फारसी में अनुवाद किया गया। थोड़ा फास्ट लिखिए, जल्दी खत्म करते हैं। फारसी में अनुवाद किया गया। वह संगीत प्रेमी था, संगीत प्रेमी था। ग्वालियर के राजा ने उसके संगीत प्रेम के विषय में, ग्वालियर के राजा ने उसके संगीत प्रेम के विषय में सुनकर उसे 2 दुर्लभ संस्कृत संगीत ग्रंथ भेजे थे। सुनकर उसे 2 दुर्लभ संस्कृत संगीत ग्रंथ भेजे थे। कश्मीरी लोगों ने उसे गुड़शाह या महान नरेश की उपाधि दी थी। गुड़शाह ये लिख रहे हैं, गुड़शाह यानी बड़े बड़े शाह, बड़े नरेश या बड़े शासक जो भी लिखी, गुड़शाह की उपाधि दी थी। ये पूछा गया है भैया, गुड़शाह। हाँ, या महान नरेश या बड़े नरेश। महान नरेश, बड़े शब्द थोड़ा अच्छा लगेगा। महान नरेश किसकी उपाधि दी थी? महान नरेश की उपाधि दी थी। महान नरेश, गुड़शाह कहते नहीं, बड़े वाले शाह। तो ये ध्यान दीजिएगा, महाभारत और राजतरिगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। गो हत्या निषिद्ध किया, सती प्रथा से प्रतिबंध हटाया और जजिया कर मत बोलिएगा। हाँ, आगे लिखिए, आगे। उसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर ये भी पूछा गया है। कश्मीर का अकबर
उसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। थोड़ा सा और लिख लीजिए। बंद कर दिए क्या? अरे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वही हम देखिए। बुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का उसी ने निर्माण कराया था। बुलर झील है ना, बुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का उसी ने निर्माण करवाया था। जैना लंका, उसने शिकायत नामा ग्रंथ की रचना की। अपने बड़े पुत्र को उसने देश निकाला भी कर दिया था। क्योंकि इसकी नीतियों के विरुद्ध था, उसने देश से निकाले, कहा कि आप कश्मीर से बाहर चले गए। उसने शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की। अपने बड़े पुत्र को उसने देश निकाला दे दिया था। एक लाइन और लीजिए बस। पुत्र का नाम क्या बताएं। इसके उत्तराधिकारी बड़े अयोग्य थे। ऐसे ही था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, नाम नहीं मिलता उसको। उसके उत्तराधिकारी बड़े अयोग्य थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1586 ईस्वी में, कश्मीर का अंत कर दे रहे हैं घबराओ नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप 1586 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला दिया। 1586। इसके उत्तराधिकारी बड़े अयोग्य थे। इसके परिणाम स्वरूप 1586 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। सर आगे